Okay, before I start, I should provide a question for you, especially for those जिनको every moment लगता रहता है कि उनकी AIR1 आने वाली है। तो ऐसी भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने में ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। आराम से आप इसको करिए और करते ही रहिए। उम्मीद है कि इसका आंसर नहीं आएगा, आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। नाउ मैं बात कर लेता हूँ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर पढ़ते रहते हैं। तो क्या है ये कि डीपीपी नंबर 5 स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द क्रैश कोर्स टारगेटेड फॉर जी एडवांस 2026 चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड टॉपिक आर एरर्स मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। नाउ वी शुड डिस्कस विद न्यू स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, शुरू से शुरू करना है। दिस इज नॉट द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट। बेटर कि आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ये जो कोर्स है इसका लिंक ले और शुरुआत से पढ़े, वीडियो नंबर 1 से स्टडी करें। एंड ऐसे और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कनेक्टेड रहना है। सारे लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। नाउ इसके बाद हम बात करने जा रहे थे डीपीपी नंबर 5 की। इसकी बात तो हो गई है, ये मैंने टिक कर दिया। चलिए, इसके जो टॉपिक थे लीस्ट काउंट एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब बात होने जा रही है डीपीपी नंबर 5 की, और इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक होगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एरर इन जनरल एक्सप्रेशंस। नाउ ओपन किया मैंने, पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है। देख लेते हैं टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। ये इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद में पांचवा और छठा, दीज आर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे है। इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक यू मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लीजिए, डायग्राम वगैरह बना लीजिए, ताकि मैं यहाँ अगर फास्ट या स्पीड डिस्कशन करूँ, हालांकि कंसेप्ट मैं पूरा ही बताऊंगा, बट फिर भी अगर आप पहले से कुछ करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। नहीं आप उस वाली बीमारी के शिकार हो जाएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तो कुछ हो नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता कि कुछ होगा तब जब आप कुछ करेंगे। कुछ में सबसे पहले ये करना है कि आपको सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसका आंसर आपको दिखला दूं सो दैट अगर आपने ट्राई किया है तो आप इसका आंसर मिला लो, एक बार देख लो कहीं मैच ना कर जाए आंसर। इसका आंसर आ गया है 4। नाउ अब आप शांतिपूर्वक इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ई। उसका एक फंक्शन गिवन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ई बराबर ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी, और अल्फा की वैल्यू इन्होंने बताई है। इसके बाद फिर कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ए जब हुआ है तो उसमें एरर है 1.25 की, 1.25% की एरर ए में है, और टाइम में भी एरर है 1.5 की। इसके बाद कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर ई में बताओ, कब बताओ, जब टी आपका 5 है। क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इधर कुछ नया नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में जो चीजें बताई गई हैं उसको ही मैंने सिस्टमैटिक वे में लिख दिया है, सो दैट आप आराम से कोप अप कर पाओ। फॉर एग्जांपल जैसे ये और ये दोनों मिला करके बहुत आसानी से आप डेल्टा टी निकाल सकते हो। जब टी दिया है और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 दिया है, तो आप यहाँ पे जब टी रखोगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। ये काम कहीं किया गया होगा, देखिए ये किया गया है। और एब्सोल्यूट एरर इन टी दैट टाइम टी इक्वल टू 5 पर निकल आई है, 7.5 डिवाइड बाई 100 की है, ठीक है। और निकालना है हमको परसेंटेज एरर इन ई, और ई का एक्सप्रेशन हमको पता है, और हमें ये निकालना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, लॉग लेंगे। तो इस इक्वेशन का लॉग लिया तो ऐसा कुछ आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगी। लॉग में क्या होता है कि मल्टीप्लाई वाली चीजें ऐड हो जाती हैं, तो लॉग ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप देखोगे कि प्लस में लॉग ई की पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा। और ये जो 2
एक्सपोनेंट है, पावर जो होता है वो आप जानते ही हो, पहले ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 2 log a, वही लिखा है ये। और माइनस अल्फा टी यहाँ पे आएगा, और log e, चूंकि हम यहाँ पर log e बेस पर ले रहे हैं, तो log e, और बेस भी e है, दोनों जब बराबर हो जाते हैं, बेस और वो जो वैल्यू है फंक्शन की इक्वल हो जाती है, तो 1 आता है। तो यहाँ पर फाइनली इस इक्वेशन का लॉग लेने के बाद ये रिजल्ट आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, और इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता है। ये तो तब होता है जब x के रिस्पेक्ट में करो, लेकिन अगर कोई और के रिस्पेक्ट में करो तो मल्टीप्लाई में dx या डेल्टा x भी आता है। इसी कारण से log e का जब डिफरेंशिएशन हुआ है तो डेल्टा ई और ई आया है, और यहाँ डेल्टा एक्स मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ आए, क्योंकि अभी मैंने जो बात बोली थी थोड़ी आपको बाउंस गई होगी कि किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसका क्या मतलब है। तो मैंने इस रिलेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। लॉग ई का डिफरेंशिएशन ई के रिस्पेक्ट में किया होता तो 1/e आता, लेकिन हमने तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो 1/e आया, बट ई का डिफरेंशिएशन यानी कि डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स वो भी आया, फिर ये 2 आया, और ऐसे ही ln a का डिफरेंशिएशन किया तो 1/a डेल्टा a बाई डेल्टा एक्स आया, फिर माइनस अल्फा एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डेल्टा t बाई डेल्टा एक्स आया। नाउ डेल्टा x को आप कैंसिल कर दो, और यहाँ पे देखोगे क्या कि डेल्टा ई बाई ई आ गया, जो मैंने पहले लिखा था कि log x का डिफरेंशिएशन डेल्टा x बाई एक्स, तो log e का डिफरेंशिएशन डेल्टा e बाई ई, और log a का डिफरेंशिएशन डेल्टा a बाई a, एंड अल्फा टी का डिफरेंशिएशन अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे हर जगह मॉड क्यों लगाया गया है? एरर निकालते टाइम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एरर दोनों साइड होती है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, और हमें एरर की लिमिट्स निकालनी होती है, मैक्स एरर निकालनी है। अगर आपको सपोज करिए तो हमें यहाँ जहाँ माइनस है माइनस नहीं लेना होगा, प्लस लेना होगा, ताकि ये चीजें जुड़ जाएं, क्योंकि डेल्टा टी होने को तो 2 भी हो सकता है और होने को -2 भी हो सकता है। -2 रखेंगे तो ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। इसको लिखने का पैटर्न ये है कि आप यहाँ पर माइनस लिखो ही नहीं, प्लस लिख लो, लेकिन फिर डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये काम कई बार हम आपको बता चुके हैं, बार बार बता रहे होंगे तो शायद बोर हो रहे होंगे आप। एनीवे अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो 1.25/100 आएगी, वो मैंने रख दी। इसके बाद में 0.25 अल्फा की ये वाली वैल्यू मैंने रख दी, और डेल्टा टी की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है, और जो आई है उसको यहाँ रख दिया। तो देखिए फाइनल आंसर आपका यहाँ पर बनने लग गया। कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया, दैट इज 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। ये आंसर दिखाऊं पहले मैं आपको, सो दैट अगर आपसे कहीं हो गया है तो आंसर आप मिला लो, शायद मैच कर जाए। इसका आंसर 1% आ रहा है। क्या है इस क्वेश्चन की कहानी कि एक कोई पर्सन है, उसका काम है मेजर करना। क्या? एक कोई कुआं है, उसकी गहराई वो मेजर करना चाहता है। फॉर दैट पर्पस उसने टाइम मेजर किया है। कौन सी चीज का टाइम? एक स्टोन है, उसको ड्रॉप किया, और वो कुएं में जो पानी है उससे जाके टकराया, और वहां से ध्वनि यानी कि साउंड पैदा हुई है, और वो रिटर्न हुई है, और फिर बाद में वो सुनाई दी है। तो जितनी देर बाद सुनाई दी है उस टाइम को वो मेजर करता है, और उसके आधार पे फिर वो कैलकुलेट करता है हाइट या डेप्थ ऑफ द वेल। मतलब यहाँ पे पहला काम ये कि रिसीविंग साउंड ऑफ स्प्लैश, छपाक की जो आवाज आती है उसको सुन रहा है ये पर्सन, और देखता क्या है कि 0.01 सेकेंड टाइम में एरर है, टाइम की वैल्यू नहीं है। जिस भी चीज से वो मेजर कर रहा है, सपोज स्टॉप वॉच से मेजर कर रहा है, तो उसमें जो लीस्ट काउंट है या और भी रीजन हो सकते हैं, उसके चलते एरर आ गई है 0.01 सेकंड की। ये डेल्टा टी की वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि टाइम की जो एरर है वो 0.01 सेकेंड है, ये लिखी हुई है, मिल गई। और अब हम इसके बाद में देखेंगे, एल दिया है क्वेश्चन में, मतलब हाइट दिया है या डेप्थ दिया है कुएं का, कितना है 20 मीटर है। और इसके बाद में जी और सी ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये लेकिन एग्जैक्ट है, इनमें कोई एरर नहीं है। और हमें बताना है कि जो डेप्थ आपने गहराई मेजर करी है, या सॉरी कैलकुलेट करी है, मेजर क्या करी है, कैलकुलेट करी है आपने, मेजर तो टी किया है,
कैलकुलेट एल को किया है तो उसमें एल में या एच में कितनी परसेंटेज एरर है। तो कैसे करेंगे, आपका जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो ये है। पहले तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन प्योरली एरर का नहीं मानेंगे। जो स्ट्रेट लाइन मोशन का कंसेप्ट है, पहले उसको लगा करके इस फॉर्मूले को बनाना होगा। अगर ये बना बनाया फॉर्मूला इस क्वेश्चन में दे दिया जाए तो फिर ये क्वेश्चन आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हो गया। जो अगर ये फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो फिर ये मोशन स्ट्रेट लाइन का हो गया। सेम विद एवरी चैप्टर, मतलब ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, इसको ये कहना कि इसकी हेल्प से पूरा फिजिक्स कवर कर सकते हैं, नॉट क्राइम, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एरर एंड मेजरमेंट में जो कहानी पढ़ी जाती है वो किसी भी चैप्टर में लगाई जा सकती है, और उस चैप्टर का जो रिक्वायर्ड फार्मूला है अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया जाए तो फिर हमें फॉर्मूला जब ऑलरेडी दे दिया गया तो जो आगे के सब्सिक्वेंट चैप्टर है उसके कंसेप्ट की नीड नहीं रही। तो ये क्वेश्चन फिर प्योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हो जाता है। खैर ये वाली बात इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी, आप मुद्दे पर आओ। मुद्दा ये कहता है कि हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद आवाज वापस सुनाई देगी। ये आपका पॉइंट ए है जहां से पत्थर आपने गिराया है, और ये पॉइंट बी है जहां पर पानी है। पत्थर ए से बी कितनी देर बाद पहुंचेगा, ये टाइम आपका √2h/g होगा। वेरी सिंपल है, कैसे आया, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, और u की जगह पे 0 रख दो क्योंकि तुम ड्रॉप किए हो, और a की जगह g रख दो, s की जगह h रख दो, और t निकालो तो ये आ जाएगा। इतने टाइम के बाद t बराबर 0 पे तो तुमने घड़ी देखी और पत्थर छोड़ दिया। इसके बाद तुम वेट कर रहे हो कि साउंड रिटर्न आए, तो अभी तो ये पत्थर ही यहाँ पहुंचा है। पत्थर अब टकराया है और इंस्टेंटली साउंड क्रिएट हो गई, और साउंड अब चल पड़ी है, आपकी तरफ आ रही है। जितना गहराई ये पत्थर नीचे गया था उतना ही हाइट ये साउंड ऊपर आया है। और साउंड जब ऊपर आती है तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जाम्पल नहीं है। साउंड का जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड से होता है, यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगता है। आपका डिस्टेंस यहाँ पर h हो जाएगा, और स्पीड, साउंड का स्पीड अगर मैं c मानूं तो यहाँ से टाइम इक्वल टू h/c आएगा। ये वो टाइम है जितने टाइम बाद आपको साउंड सुनाई देगी नहीं, ये साउंड के प्रोपगेशन का टाइम है। इतने टाइम तक तो स्टोन नीचे गिरते रहा, और फिर इसके बाद ये और टाइम जुड़ जाएगा, तब जाकर टोटल टाइम आएगा, वो यहाँ लिखा है। राइट। अब हमारा कंसर्न ये है कि इस रिलेशन में डेल्टा टी दिया है, और हमें निकालना है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली डेल्टा एल या डेल्टा एच। इस रिलेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसमें dt नहीं है और dh नहीं है। हमें dt और dh को रिलेट करना है क्योंकि dt दिया है और dh निकालना है। तो अगर इस रिलेशन में हम देखें जहाँ पे कोई डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं है, और हमें रिक्वायर्ड है कि हम dh और dt को रिलेट करें, तो फॉर दैट पर्पस बेटर कि इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। वही मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट, सॉरी एच के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एच हो जाएगा। ये टी का डिफरेंशिएशन है। डी टी बाई डी एच लिखा जाना चाहिए, बट यहाँ एरर हो रही है, कोई मिस्टेक तो हो नहीं रही है, तो एरर बहुत कम ही होती है रिलेटिवली, इसलिए डेल्टा टी और डी टी दोनों एक बात मान लिया जाएगा। और इसके बाद में टू और जी ये कांस्टेंट टर्म है, ऐसे ही लिखा रहेगा। रूट एच का डिफरेंशिएशन होगा, वो ये लिखा हुआ है। इसके बाद में सी ये ऐसे ही लिखा रहेगा, कांस्टेंट है, एच का डिफरेंशिएशन होगा, वो ये लिखा हुआ है। इसके बाद में कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू रखी मैंने, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू मैंने नहीं रखी, ये निकालना है। बाकी एच की वैल्यू 20 दी है, रख दी, और सॉल्व करना शुरू किया तो डेल्टा एच आ गया। कहीं कोई सोल्यूशन, कहीं कोई कैलकुलेशन ना समझ जाए तो फिर आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। इसके बाद में जब डेल्टा एच आ जाएगा तो तुम डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 निकालने के लिए जो एच की वैल्यू है 3/16, और डेल्टा एच की जो वैल्यू है 3/16, एच की वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे। 15/16 15/16 नियर अबाउट 1% आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे है। अगर अब तक आपने पॉज करके नहीं किया है तो गुजारिश है कि जरूर कर लें आप पहले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूंगा। एक तरीका जिसमें लॉन्ग मेथड होगा, दूसरा शॉर्ट होगा। ट्रिक के मार्फत इस क्वेश्चन को करेंगे, समय बचाएंगे और ट्रिक बताएंगे, जरूरी है ट्रिक बताना।
यहाँ पर इसका आंसर आप देख लो और इसका सोल्यूशन देख लो। ये सोल्यूशन जो है लॉन्ग मेथड से है, इससे भी आसान पॉसिबल है। मैं सब कुछ डिटेल में धीरे धीरे करके डिस्कस कर ले रहा हूँ। कहानी मैं पहले थोड़ी सी आपको बताऊं कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो कैपेसिटर हैं। इनकी कैपेसिटी अगले ने मेजर करी कोई चीज से, तो C1 और C2 की वैल्यू आ गई। आप C1 में होने वाली परसेंटेज एरर अगर निकालना चाहते हो तो डेल्टा C1 बाई C1 इंटू 100 करोगे। यहाँ पर डेल्टा C1 की वैल्यू जो है 10 लोगे, ले लेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2000 एंड देन इंटू 100 सॉल्व किया जाए तो ये मुझे लग रहा है 1/2 यानी कि 0.5%। मतलब जो कैपेसिटी आप मेजर कर रहे हो ना जी, वो एरर फ्री नहीं है, उसमें एरर है। एब्सोल्यूट एरर तो 10 की है, लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें तो फिर 0.5 की है। और ऐसे हम इसमें बात करेंगे 15/30, आई थिंक ये भी आप अगर उसी प्रकार से करोगे तो 0.5% आएगा। फिर इसके बाद कहते हैं कि इन्हें सीरीज में चिपका दिया आपने, सीरीज में कंबाइन कर दिया आपने। तो कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी दोनों में अलग अलग होगी। बैटरी भी कनेक्ट कर दी, डायग्राम बना के समझा देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। ये मैंने एक कैपेसिटर लिया, C1 लिया, और अब एक और कैपेसिटर लिया, C2 लिया, और सीरीज में चिपका दिया। इसके बाद अब हम अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एक बैटरी लगाएंगे, और बैटरी का जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है, जो EMF है, उसको भी मेजर किया मैंने, तो उसमें भी एरर आ गई। वो आपकी है 5.00 प्लस 0.02। इसको भी परसेंट में निकालो तो ये आ जाएगा 2/5, आई थिंक, यानी कि 0.4% की बैटरी के वोल्टेज में EMF में एरर है। तो यहाँ पर बताना क्या है, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। यहाँ बैटरी क्या करेगा, दोनों कैपेसिटर में चार्ज सप्लाई करेगा, और यहाँ पे भी चार्ज होगा और यहाँ पे भी चार्ज होगा। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा Q² बाई 2 C1 होगा, और इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा Q² बाई 2 C2 होगा। और जो टोटल एनर्जी होगा वो दोनों को जोड़ दें तो Q² बाई 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। और Q की जगह पे हम चाहे तो CV वगैरह रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं, दोनों कैपेसिटर को पहले एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंगल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है जो मैं लिख रहा हूँ। और अब यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं, तो आप कह सकते हो कि वी हैव हियर अ सिंगल कैपेसिटर एंड अक्रॉस दैट कैपेसिटर वी हैव अप्लाइड अ बैटरी, व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा U इक्वल टू हाफ CV²। बट यहाँ पे जो C होगा ये रखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। समस्या यहाँ पर बड़ी जटिल है। U या C और V ये नहीं निकालना है, सिर्फ इनमें एरर निकालनी है। U नहीं निकालना है, सिर्फ एनर्जी कितनी स्टोर हुई है इस सिस्टम में ये नहीं निकालना है। ये एनर्जी जो स्टोर हुई है इसकी कैलकुलेशन में कुछ एरर होगी, परसेंटेज में वही एरर निकालनी है। तो इस वाली कहानी को ज्यादा डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करने वाली बात है। यू की जगह परसेंटेज एरर होगा यू में, और सी की पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस 2 देन परसेंटेज एरर इन वी। वी की परसेंटेज एरर तो तुम यहाँ निकाले हो, उसको तो रख ही दो। इसके बाद में आप यहाँ पर फोकस करो सिर्फ इस पर। यही तो नहीं पता है, अगर ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी। ये क्या है, ये आपका C1 में परसेंटेज एरर नहीं है, और ये C2 में भी परसेंटेज एरर नहीं है, ये इनके सीरीज कॉम्बिनेशन में परसेंटेज एरर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन है, इसमें C1 की परसेंटेज एरर हमें पता है वो कितनी है, 0.5 है। C2 की परसेंटेज एरर हमें पता है 0.5 है, और C की निकालनी है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिसका डेरिवेशन में बताऊंगा, बट अभी नहीं। ये जब हम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन डील कर रहे होंगे वहां भी ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दैट टाइम डेरिवेशन और ट्रिक दोनों ही बता दूंगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप डिटेल सोल्यूशन देखेंगे तो विदाउट ट्रिक किया गया है। अभी मेरे को मैक्स आउटपुट निकालना है, ट्रिक भी बतानी है, डेरिवेशन बताना है। तो डेरिवेशन लिखा है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि अगर
यहाँ पर C1 और C2 का परसेंटेज एरर ऐसी सिचुएशन में बराबर हो तो बेहतर होगा कि आप कुछ ना करें, C का परसेंटेज एरर उतना ही होगा जितना आइदर ऑफ C1 और ऑफ C2। तो C1 का परसेंट एरर 0.5 है, C2 का 0.5 है, तो C का कितना होगा ना निकालो, कुछ भी ना सॉल्व करो, ना डिफरेंशिएशन करो, कोई स्टेप नहीं लेना, ट्रिक लगाना है। प्लस परसेंटेज एरर C का वो भी 0.5 होगा, जिसे तुम्हें यहाँ रख देना है और तुमको देखना है कि आंसर आया कि नहीं आया। 0.8 एंड 0.5 जुड़ करके 1.3 हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए भाई, ये क्वेश्चन निपट चुका है। अब हम निपटाएंगे अगले प्रश्न को, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, उम्मीद है पॉज करके आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा थोड़ा बहुत। सही सही आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, ये एक एक्सप्रेशन आपको कंसीडर करना है जो तब पढ़ा जाता है जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। आपको वो पढ़ने नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। यहाँ पर डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट की नीड नहीं रहेगी। इस रिलेशन को आपने कंसीडर करना है। आगे कहते क्या है कि डी जो है मेजर हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। थीटा को 0 से 90 के बीच में आप चेंज करा रहे हो। वेवलेंथ ये एग्जैक्ट है, और थीटा जो है उसकी जो एरर है वो कांस्टेंट है। तो जहाँ पे बताना ये है कि एक एक ऑप्शन चेक करके कौन कौन से सही है। इसी कहानी को मैंने दोबारा से मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। ये रिलेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, डेल्टा लैम्डा जीरो मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है, बट डेल्टा थीटा जीरो नहीं है, इसमें एरर है। और इसी के चलते जब इसमें अगर एरर है तो डी में भी एरर आएगी, लैम्डा में नहीं है तो क्या हुआ। बट अगर एक रिलेशन है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, एक भी वेरिएबल में अगर एरर है तो फिर जो दूसरा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें भी एरर होगी ही होगी। एनीवे, थीटा में एरर है, ये बात समझ आती है, क्वेश्चन में दिया भी है। और खास बात ये है कि उसकी जो एरर है वो कांस्टेंट है। एंड इसके बाद में कह रहे हैं कि थीटा फ्रॉम 0 to 90 आप कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपका एब्सोल्यूट एरर है डी का, बढ़ेगी या घटेगी, और जो डी की परसेंटेज एरर है या रिलेटिव एरर है, बढ़ेगी या घटेगी। आई होप क्वेश्चन पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द सोल्यूशन पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले इस रिलेशन का हम लॉग लेंगे। ये हो गया एल एन टू एल एन डी एल एन साइन थीटा एल एन लैम्डा, और कर दिया डिफरेंशिएशन कांस्टेंट चीजों का, जैसे कि इसका और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। यहाँ पर ये वाली बात मैं और डिटेल में बता दूं, साइन एल एन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 1/sin थीटा होगा, और फिर इसके बाद साइन थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो होता है कॉस थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा डेल्टा थीटा, कुछ इस तरह से। इसके बाद इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, बट एरर में हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए माइनस को इग्नोर करते हैं और हर जगह मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं। ये फाइनल रिलेशन आ गया जो यूज हो सकता है फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ आइदर डेल्टा डी और रिलेटिव एरर इन डी, राइट। और अब हम यहाँ पर अपनी गणित अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर दी गई है। क्या बताया गया है कि ये तो कांस्टेंट है, और थीटा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर थीटा लगातार बढ़ रहा है तो टेन थीटा ये भी लगातार बढ़ेगा। नहीं समझ आ रहा तो भाई टेन 45 देख लो और टेन 60 देख लो। टेन 45 1 होता है और टेन 60 √3 यानी 1.73 होता है। तो 0 से 90 के बीच में टेन थीटा आपका बढ़ता है। यू नो बेटर देन मी, आप तो ग्राफ राफ से ही जानते होगे। मैं इसको ना ही बनाऊं तो सही है, लेकिन मेरा मन कर रहा है तो मैंने टेन थीटा का ग्राफ बना दिया है। ये ग्राफ सजेस्ट कर रहा है कि फ्रॉम 0 to infinity वैल्यू ऑफ tan थीटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग till 0 to 90 angle। if from 0 to 90 varying, then tan theta value will be from 0 to infinity will increase। एंड यहाँ पर अगर ये इंक्रीज करेगा, बट ये तो डिवाइड में है, तो आपका जो ये वाला फैक्टर है डिक्रीज करेगा, यानी आपकी जो रिलेटिव एरर है दैट शुड डिक्रीज। एंड relative error या fractional error decreases, it is written in D option, so it will be correct, but in examination purpose we have to go for the other options also। for that purpose आपकी जो absolute error है वो भी निकालना होगा, वो भी पता लगाना होगा बढ़ रही है या घट रही है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि डेल्टा डी जो absolute error है उसकी वैल्यू ये आ रही है। ये कैसे आई है, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं।
आपने बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। और अब आप देखिए कि टेन थीटा ये तो पहले ही आप बोल चुके थे कि बढ़ रहा है, और जो डी की वैल्यू है वो है आपकी लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। और साइन थीटा के बारे में भी आपको पता है कि बात तो वैसी ही है, आपका जो थीटा अगर बढ़ाया जाए तो साइन थीटा वो भी बढ़ता है, लेकिन ये डिवाइड में है इसलिए डी घटता है। तो यहाँ पे आपका जो डी है वो घट रहा है और जो डिवाइड में है वो बढ़ रहा है। तो इफेक्ट ऑफ न्यूमरेटर विल बी डिक्रीजिंग एंड डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग, बट इट्स इफेक्ट विल बी इंक्रीज डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीज कर रहा है और इसकी वजह से डेल्टा डी डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर रहा है इसकी वजह से और डिक्रीज करेगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर कुछ ज्यादा ही गति से डिक्रीज करेगी। डिक्रीज एब्सोल्यूट एरर आई थिंक नोवेयर इज रिटन, ये कांस्टेंट है, रॉन्ग हो गया, ये इंक्रीजेज है, रॉन्ग हो गया। फाइनली यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको सही मिला, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो फाइनली करेक्ट हो गया भाई। अब आपके पास में एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा मुश्किल है। मोस्टली जेई के पैराग्राफ में क्या रहता है कि जो दिया रहता है वो हमारे लिए हेल्पफुल उतना ज्यादा होता नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ें, ज्यादा मन लगा के ना पढ़े, सीधे इस पैराग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चन है उस पर आ जाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको पहले से अगर एडिक्वेट नॉलेज है तो बिना पैराग्राफ को पढ़े ही कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। आंसर देखिए, मिलाइए, देखिए शायद मैच कर जाए। ये रहा इसका आंसर, बी ऑप्शन। चलिए क्या है प्रश्न कि एक रिलेशन दिया है r बराबर 1 - a देन डिवाइड बाई 1 + a। सबसे पहले हमें इसे कंसीडर कर लेना है, फिर क्या करें, फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि r को डिटरमाइन करने की कोशिश की गई है। इसके लिए मेजर किया है इन्होंने a को, और जब कोई चीज को मेजर करते हैं तो उसमें हो जाती है गलती। यहाँ भी हुई है गलती, कितनी, डेल्टा a के बराबर की, और ये मच लेस देन a है, मतलब ये मिस्टेक नहीं है, ये एरर है। और इसके बाद में बताना है कि जब तुम डिटरमाइन करोगे r को तो उसमें जो एरर होगी डेल्टा आर वो कितनी होगी। मतलब कहानी ये है कि इस रिलेशन में तुमको डेल्टा आर बताना है कितना होगा, जबकि गिवन है कि डेल्टा ए इतना है। डेल्टा ए गिवन में आ गया और डेल्टा आर फाइंड में आ गया। तो डेल्टा आर और डेल्टा ए को रिलेट करना, नाउ इट इज आवर कंसर्न। तो डेल्टा आर डी आर कह सकते हैं, डेल्टा ए डी ए कह सकते हैं। डी आर हमें निकालना है, डी ए हमें गिवन है, मतलब इनको रिलेट करना है। तो डी आर अपॉन डी ए हमें फोकस करना है, निकालना होगा। तो डी आर अपॉन डी ए निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएशन की तरफ जाना होगा, लिहाजा हम इस रिलेशन का डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे वही मैंने कर दिया। तो ये डी आर अपॉन डी ए है, और डिफरेंशिएशन करने के लिए कोसेंट रूल का मैंने प्रयोग किया है। कोसेंट रूल क्या होता है कि जब दो लोग डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड वाले का स्क्वायर कर दो। और न्यूमरेटर में कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है कि पहले 1 + a ऐसे ही लिखो और ये जो लिखा है इसका कर दो डिफरेंशिएशन। मैंने ये डिफरेंशिएशन किया 1 - a का, और फिर माइनस लगा के कर दो उल्टा। 1 - a ऐसे ही लिख दो, 1 + a का कर दो डिफरेंशिएशन। जब तुम ऐसा करते हो तो ये आ जाता है। और यहाँ पर अगर ये आ गया तो डेल्टा आर इक्वल टू आ जाएगा -2/1 + a का स्क्वायर। इसके बाद ये आ गया डेल्टा ए। अब हम एरर के लिए रिलेशन को मैक्सिमाइज करेंगे, सब जगह मॉड लगाएंगे और कहीं माइनस आ रहा होगा तो उसको प्लस करेंगे। फाइनली इसका सही आंसर आपको समझ आ गया होगा, बी ऑप्शन है। बहुत आसान प्रश्न है, पहली नजर में बस लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन को फिजिक्स का कहना ये सही नहीं होगा, गणित का कहना ये ज्यादा सही होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दिया था वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में, वहां भी वैसा ही है। वो क्वेश्चन फिजिक्स का कहना सही नहीं होगा, उसमें गणित तगड़ी लग रही है। इसी वजह से उस क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे नहीं कर पाएंगे। बच्चे बड़े मुझे लग रहा है जल्दी कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गणित उसमें तगड़ी है। एनीवे कर भी सकते हैं। फिलहाल वो बच्चे जो उत्पात मचाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, और जो जेन्युइन बच्चे हैं वो अगर कर पा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यार 1 तो नहीं, बट डेफिनेटली आप 500 या 100 के आसपास गिरोगे जा करके। बाकी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन मैं नहीं बताया करता, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि प्रेडिक्शन मोस्टली सही नहीं बैठते हैं सबके ऊपर। अब अगला क्वेश्चन है, इसको देख लें आप।
आंसर मैं दिखा दूं, मिला लें आप। ये आंसर दिखा दिया मैंने, मिला लिया आपने। ये आ रहा है 0.02। लेट मी एक्सप्लेन द थ्योरी एंड कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेइंग दैट कि ऐसा है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है और वहां पर हमारे पास में शुरुआत में 3000 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। ए है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है और उसके अंदर टी बराबर 0 पे 3000 न्यूक्लियाई हैं। लेकिन चूंकि सैंपल रेडियो एक्टिव है तो बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और वो डिग्रेड होते हैं और डीके होते हैं और फाइनली ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता है आफ्टर सम टाइम, यानी कि 1 सेकेंड बाद। क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन में कहा गया 1 सेकेंड बाद देखा क्या जा रहा है कि 1000 न्यूक्लियाई ये आपके बदल जा रहे हैं। It is found that 1000 plus minus 40 nuclei decayed out of 3000, 1000 nuclei ये आपके बी में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब स्टेबल हो गए हैं, मतलब वो अब डीके हो गए हैं। मतलब बी की जो वैल्यू है शुरुआत में तो नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि पूरा सैंपल ही एक्टिव था, बट लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरा है तो आपके जो ए है वो बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए हैं और 1 सेकंड के बाद में बी की कंसंट्रेशन 1000 पाई गई है। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या ये है कि ये जो आप कह रहे हो, सामान्य सिचुएशन से अलग हट करके बात कर रहे हो। ये जो भी वैल्यूज बता रहे हैं इन सब जगह एरर आ रही है। 1000 न्यूक्लियाई आपने कहा कि बी के मिल रहे हैं 1 सेकंड बाद, लेकिन ये वैल्यू सर्टन नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है +-40। तो यहाँ पर जो अगर बी में अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से हम एग्जैक्टली लैम्डा निकाल नहीं सकते। अगर एन की वैल्यू एग्जैक्ट होती तो क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट बताइए, बट एन की वैल्यू में एरर होने की वजह से जो लैम्डा की वैल्यू है उसमें भी एरर होगी। ये बात समझने के लिए आपको एक रिलेशन है, इस पर फोकस करना होगा। इस रिलेशन में कट टू कट क्लियर हो रहा है कि इफ लैम्डा इज नोन एंड नॉट और टी, ये तो एग्जैक्टली नोन है, बट इफ लैम्डा इज नोन then we get n. If lambda is exactly known, then n will also be exact. If there is an error in lambda, there will also be an error in n. तो आपको ये समझ आया कि कौन से दो लोग हैं एक जो दूसरे से कनेक्टेड हैं और किसमें एरर है और उसकी वजह से किसमें आ रही है। यहाँ पर n और लैम्डा को फोकस करना है, बाकी सबको अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है, वो एरर फ्री है, उनमें कोई एरर नहीं है। पहले एक काम करो, इसका लॉग ले लो। लॉग लिया मैंने और कर दिया डिफरेंशिएशन। ये सब हम ऊपर से करते आ रहे हैं, मोस्टली ऐसा ही हर क्वेश्चन में हो रहा है कि लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना है। मोस्टली कहा है मैंने, ऑलवेज नहीं कहा। इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैंने कोसेंट रूल लगाया था, लॉग लेके डिफरेंशिएशन नहीं किया था। इसीलिए कहा जाता है जी एडवांस में कंसेप्ट मायने रखता है। किसी भी रूल को आप मोस्टली बोल करके ही पढ़ाएं या पढ़ें तो ज्यादा सही है। ऑलवेज कहने से अपने आप को बचाएं, अवॉइड करें। ऑलवेज ऐसी बातें जी एडवांस में कम होती हैं। एनीवे, आप यहाँ पर लेकिन मोस्टली जो करते हैं वही करें, लॉग लें और डिफरेंशिएट करें। इस जगह पर आप पहुंचेंगे और इस जगह पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। डेल्टा लैम्डा निकालना है जिसका वैल्यू डेल्टा एन अपॉन एन और ये टी आ जाएगा। डेल्टा एन मतलब जो न्यूक्लियर डीके हुए थे उनमें जो अनसर्टेनिटी थी दैट इज 40, यू हैव टू पुट ओवर हियर, एंड एन आर बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जिसमें सर्टेनिटी है। 2000 में आपके 40 न्यूक्लियाई हैं, उनकी सर्टेनिटी। ये बात आपको समझ आई नहीं होगी। यहाँ पर इस रिलेशन में अगर आप फोकस करें तो देखें एन क्या है। एन इज नॉट दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डीके हो गए हैं। एन इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ बी, इट इज concentration of A always. If at t बराबर 0 we are talking about concentration of A, it is n naught, it is 3000, but if at 1 second we are talking value of n या concentration of A या number of nuclei of A are 2000, but in this figure we have an uncertainty of +-40. So we can say that in this relation here n is not exactly known, it has a uncertainty of 40। तो n की वैल्यू 40 है और जिसमें एरर आपकी है जो डेल्टा n है वो आपकी सॉरी n की वैल्यू 2000 है और उसमें जो एरर है वो 40 की है। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करते समय केयरफुल रहना है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि बच्चे n की वैल्यू या तो 3000 रख देंगे या 1000 रख देंगे, दोनों ही गलत है। आपने रखना है n का वैल्यू 2000, क्योंकि यहाँ पर 2000 में 40 की अनसर्टेनिटी है।
40/2000, टी तो 1 ही है, सॉल्व करेंगे 0.02 आ जाएगा और ये हो गया आपका सी वाला आंसर। आई थिंक खत्म हो गई है डीपीपी आपकी। चलिए चलते हैं इंडेक्स पेज की तरफ, आ गए हम। ये डीपीपी नंबर 5 फिनिश हुआ, मैंने टिक कर दिया। इसमें एक ही टॉपिक था, मैंने वो भी टिक कर दिया। इसके और बैक में आए तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी है, मतलब वही कि आपको शुरू से शुरू करना है। आपको बहुत सारे लिंक हैं, उसमें बहुत सारे कोर्स हैं जो बन चुके हैं या बनेंगे, मिल जाएंगे आपको। क्लिक करके एक शुरू से जब शुरू करेंगे तो फ्लो मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी, एंड वो वीडियोस जो अभी पब्लिक नहीं हुए वो भी मिलेंगे, और आप अपने कोर्स को बेहतर तरीके से और जल्दी और टाइमली खत्म कर पाएंगे। बाकी इसके और पीछे हैं तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स की बात है, ये ओल्ड है, ये गोल्ड है, इनसे अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है। इनको वेट करना है अगली डीपीपी का, यानी कि डीपीपी नंबर 6 का। यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि अगली डीपीपी कौन सी है। अगली डीपीपी में बात होने वाली रहेगी वर्नियर कैलिपर्स की, और इसके पीछे चले तो बात हो रही है AIR-1 टाइप स्टूडेंट्स की। आई होप ये क्वेश्चन अभी भी आपसे नहीं हुआ होगा, जब भी हो जाए आप हमको जरूर बताएं, ताकि हम अगली बार ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दें। तब तक दूसरा क्वेश्चन हम नहीं लॉन्च कर देंगे जब तक आप इसको नहीं कर लेंगे, और मुझे नहीं लग रहा आप इसको कर पाएंगे, तो दूसरा देने की नौबत आएगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कॉपीड नहीं है, आपको इसका आंसर इधर उधर कहीं मिलेगा नहीं। बाकी AI का जमाना है, उसमें आंसर मिल जाते हैं लेकिन गलत होते हैं। आप जितने भी हाथ पैर मारना चाहें मार लें, ये मुझे जानना है और ये आपको भी जानना है कि कौन कितने गहरे पानी में है, सो दैट आप अपनी आगे की स्टडी को बेहतर एटीट्यूड के साथ प्रोपगेट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।